अब देखिए इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, इसका क्रक्स क्या है कि कट ऑफ डेट ये कहता है कि जिस दिन अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया उसके बाद का कोई ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ये कट ऑफ डेट का प्रोविजन है। बट ये स्टैंडर्ड उसका एक एक्सेप्शन है। ये स्टैंडर्ड कहता है कि जब तक अकाउंट साइन ना हो जाए, यानी अकाउंट का अप्रूवल ना हो जाए, तब तक हमारे पास अकाउंट साइन करते समय, मान लीजिए 31 मार्च को आपका ईयर क्लोज हुआ है और आप 20 अगस्त को अपना अकाउंट साइन कर रहे हैं, तो इस बीच की जानकारी आपके पास अवेलेबल है। उस जब जानकारी अवेलेबल है और वह जानकारी मटेरियल है, तो उसकी जानकारी नहीं देना, जो यूजर्स है उससे इंफॉर्मेशन छुपाना होगा। इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा कि जानकारी हम देंगे, लेकिन वो जानकारी को दो तरीके से देंगे, एक एडजस्टमेंट करके और एक बिना एडजस्टमेंट किए हुए। तो जो भी आपके पास इवेंट्स अकर होता है आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको हम दो हिस्से में बांटते हैं, एक एडजस्टिंग और दूसरा नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट वो है जिसकी जानकारी आपके पास पहले से थी, बट उसका अकरेंस बाद में हुआ। जैसे कोर्ट केस पहले से चल रहा था, डिसीजन बाद में आया। मेरी बात समझ में आ रही? इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस घट रही है तो ये अचानक से नहीं घटेगी, एडजस्टिंग माना जाएगा। फ्रॉड्स एरर पहले हो गया था, डिटेक्ट बाद में हुआ। एग्रीमेंट एक्विजिशन एग्रीमेंट साइन पहले हो गया था, टेक ओवर बाद में हुआ। सेल एग्रीमेंट पहले हो गया था, एक्चुअल पोजीशन बाद में गया। तो दीज आर सिचुएशंस फॉर विच एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन और बिफोर बैलेंस शीट डेट। कह रहा है जिसकी जानकारी पहले से थी और वो अकर बाद में हुआ, तो ये माना जाएगा कि वो पहले ही अकर हो चुका है एक्रूअल बेसिस पे, और उसकी अकाउंटिंग एंट्री हो जानी चाहिए। बट जिसकी जानकारी पहले से थी ही नहीं, जिसकी जानकारी पहले से नहीं थी, और अगर वो बाद में अकर हुआ, तो उसके लिए फिर अलग से कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर वो आइटम मटेरियल है, तो आइटम को आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज। स्टैंडर्ड में है तो इतना ही। अकाउंट अप्रूवल की डेट वही डेट मानी जाएगी जिस डेट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेगा। अगर डायरेक्टर के एक बार सिग्नेचर के बाद कोई सब्सिक्वेंट फ्रॉड आ जाता है या कोई बड़ी ऐसी चीजें आ जाती है जिसके लिए दोबारा रिपोर्ट मंगाया जाता है, तो जो दूसरी साइनिंग डेट होगी उसको आप अप्रूवल डेट मानेंगे। कोई सुपरवाइजरी बोर्ड या कोई अदर बोर्ड अगर उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके डेट को हम रेलेवेंट नहीं मानेंगे। शेयर होल्डर का अप्रूवल डेट भी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो ये आपके पास में इवेंट अकरिंग आफ्टर एडजस्टिंग, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट का कॉन्सेप्ट है। इसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों इवेंट्स आते हैं। नुकसान होगा तब भी, फायदा होगा तब भी। एडजस्टिंग हो तो जर्नल करेंगे, नॉन एडजस्टिंग हो तो क्या डालेंगे? डिस्क्लोजर्स। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में मैंने कई सारे डेटा आपको, ट्रांजेक्शन आपको नोट करवाए थे। इसके बाद आ गया था स्पेशल केसेज, लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट्स। ये जो कार्ब है ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैरी हुआ है, बट ये कार्ब हो सकता है इसी बार डिलीट हो जाएगा, क्योंकि एनएफआरए ऑलरेडी एग्री कर चुका है कार्ब हटाने के लिए। तो जैसे ये कार्ब इंडेस 1 से डिलीट होगा, यहां से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इस टेंडर की वजह से कार्ब है ही नहीं, ये तो उस टेंडर की वजह से यहां कंटिन्यू हुआ है। और एनएफआरए ने अभी अप्रूवल दे दिया है कि इस कार्ब को हटा दिया जाए। तो जो नया इंडेस रूल आएगा, हो सकता है उसमें इंडेस 1 के अंदर मॉडिफिकेशन आपको दिखेगा, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। गोइंग कंसर्न, कई सारे कार्ब्स हटाए गए हैं। एक कार्ब्स तो मैंने अभी आपको बताया, और कई आगे आएंगे तो वो भी पढ़ा के बताएंगे कि हटने वाले हैं या रिटेन करने वाले। गोइंग कंसर्न, अगर गोइंग कंसर्न की बात करें, किसकी बात करें? गोइंग कंसर्न की। तो गोइंग कंसर्न अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट से भी हिट हो रहा होगा तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे अर्थक्वेक की वजह से मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस लॉस्ट कर गई और आपके पास इंश्योरेंस कवर नहीं है, तो ऐसे केस में बिजनेस चलाना डिफिकल्ट होगा। चूंकि कंपनी ही बंद हो रही है तो फिर एडजस्टमेंट करना तो पड़ेगा ही हमें, हाँ या ना? इसके बाद में हम आ जाते थे डिविडेंड। डिविडेंड में मैंने आपको बड़ी सिंपल सी चीज बताई थी, डिविडेंड को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी डिविडेंड बैलेंस शीट डेट तक डिक्लेयर नहीं होता, इसलिए उसको आप एज कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करेंगे अनलेस लॉ प्रेस्क्राइब अदरवाइज। अगर लॉ में लिख दे कि नहीं डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो बात अलग है। अदरवाइज अब ये सिर्फ डिस्क्लोजर का पार्ट है, डिविडेंड अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं रहा इस टेंडर के अंदर। जर्नल हो जाएगी ना, अकाउंटिंग के मेथड ही बदल जाते हैं। जब गोइंग कंसर्न पे डाउट होता है तो हम
एक्रूअल सिस्टम से रियलाइजेशन बेस पे पहुंच जाते। एसेट्स आर रिकॉर्डेड रियलाइजेबल वैल्यू, लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड पेबल वैल्यू, और जो भी डिफरेंस बचता है सब पीएल में डाल देते। तो वहां पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही बदल जाती है, वहां कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं होता, क्योंकि जब मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदलेगी तो लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंटिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? एसेट को उतने पे दिखाएंगे जितना बेच के मिलेगा, लाइबिलिटी को उतने पे दिखाएंगे जितने पे क्लोज हो जाएगा, जो नफा नुकसान होगा सब पीएल में चला जाएगा। तो एडजस्टमेंट इज नीडेड इन केस गोइंग कंसर्न इज अफेक्टेड, चाहे वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग ही क्यों ना हो। बात समझ में आई? नॉन कैश एसेट डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर, अगर कोई एसेट आप डिविडेंड में बांट देते हैं तो उसको एज ए डिविडेंड ट्रीट करेंगे, और फेयर वैल्यू जो भी होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के डेट पे उसको आप इनिशियली डिविडेंड रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे जैसे जब तक वो बढ़ता नहीं तब तक फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट करते रहेंगे, जिस दिन वो बढ़ जाएगा उस दिन फेयर वैल्यू के बराबर आप पे करके जो भी नफा नुकसान होगा वो रिजर्व में डाल के एडजस्ट कर देंगे। पीएल में नहीं आएगा, वो रिजर्व में आ रहा होगा। पीएल में आ रहा है क्या? हाँ, एसेट्स की जो फेयर वैल्यू होगी वो पीएल में आ जाएगा। मतलब एसेट्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एसेट्स की वैल्यू बढ़ती गई तो हम उसे कहां ले जाएंगे? पीए प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो डिविडेंड के बराबर का अमाउंट है वो कहां ट्रीट होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि डिविडेंड इज पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस टेंडर में बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। पहली चीज ये है कि जो भी घटनाएं घटित हुई हैं क्लोजिंग ऑफ ईयर के बाद, मतलब 31 मार्च के बाद, और डायरेक्टर के अकाउंट साइन करने से पहले, उनको दो हिस्से में बांटे, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग वो है जिसके बारे में जानकारी पहले से अवेलेबल थी, और नॉन एडजस्टिंग वो है जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। अगर एडजस्टिंग है तो जर्नल एंट्री लगेगी, नॉन एडजस्टिंग मटेरियल है तो डिस्क्लोजर लगेगा। अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी है जिससे गोइंग कंसर्न अगर हिट हो गया तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डिविडेंड अगर लॉ प्रेस्क्राइब ना करे तो सिर्फ उसका डिस्क्लोजर जाएगा, डिविडेंड की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। बात समझ में आ रही? लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, चूंकि उसको इंडेस 1 ने ही कार्व कर दिया इसलिए हम उसको एडजस्टिंग इवेंट मान लेते हैं, बट वो कार्व जल्दी हटने वाला है तो फिर फ्यूचर में उसका बहुत यूज नहीं रहेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, आपने किसी बैंक से लोन लिया था और बैंक से आपने 100 करोड़ का लोन लिया, उसने कहा 31 मार्च तक आपको 50 करोड़ की इक्विटी खड़ी करनी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको लोन के पैसे वापस मांग लेंगे। अब आप 31 मार्च तक इक्विटी खड़ा नहीं कर पाए तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया, तो बैंक हैज राइट टू डिमांड मनी फ्रॉम यू। बैंक बोलेगा मेरे पैसे लौटाओ, तो यहां ब्रीच ऑफ प्रोविजन हो गया। इंड एस 1 क्या कहता है कि अब अगर हम यहां से चले जाएंगे, आईएफआरएस नहीं कहता, आईएफआरएस तो कहता है ब्रीच ऑफ प्रोविजन हुआ मतलब करंट लायबिलिटी बना दो। इंड एस कहता है कि आप बैंक के पास चले जाओ और अगर बैंक एग्री कर जाए कि वो आपसे अगले 12 महीने तक पैसे नहीं मांगेगा तो फिर आप उसको नॉन करंट में रख सकते। तो ये कार्व कर दिया है इंड एस 1 में आईएफआरएस के कंपैरिजन में। वैसे इस कार्व का लॉजिक नहीं है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट है सोसाइटी पे, मेरी बात समझ में आ रही, और बिजनेस पे, इसलिए एनएफआरए ने एग्री किया है कि इसको हटा दिया जाए। मेरी बात समझ आए? एनएफआरए एग्री कर चुका है इसको हटाने का, अब वो देखना पड़ेगा कितना जल्दी रिमूव हो जाता है। मे बी इंडेस रूल 2025 में हो जाए या हो सकता है 2026 में हो। हटाना तो उनको वैसे भी पड़ेगा क्योंकि इंडेस 1 ऑलरेडी रिवाइज होकर के इंडेस 118 का ड्राफ्ट आ चुका है, भले उसका एप्लीकेशन 4 साल बाद होना है, बट उस टेंडर में तो ये कार्य वैसे भी नहीं रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो उससे पहले उसको एलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन इस टेंडर से कुछ खास रहता नहीं है। जैसे यहां पे कुछ एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग डिसाइड कर लीजिए। मून लिमिटेड ओन आर्बिट्रेशन अबाउट 25 अप्रैल 2019 ऑफ 1 करोड़ फ्रॉम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इट वाज एविडेंट दैट द कंपनी इज मोस्ट लाइकली टू विन आर्बिट्रेशन अवार्ड। पहले से ही पता था कि आप अवार्ड जीत जाएंगे और आप जीत भी गए। एडजस्टिंग इवेंट, बोलिए यस और नो। जूम लिमिटेड है ट्रेडिंग बिजनेस इन मोबाइल टेलीफोन, द कंपनी हैज परचेज 1000 मोबाइल फोन एट 5000 ईच ऑन 15 मार्च 2019। द कंपनी द मैन्युफैक्चरर ऑफ फोन अनाउंस टू रिलीज न्यू वर्जन, और इसकी वजह से रेट घट गया। मेरी बात समझ में आ रही? तो डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज एडजस्टिंग इवेंट अनलेस वहां पे कोई फिजिकल डैमेज की बात ना हो। बोलिए। इसके बाद आ जाता है देर इज एन ओल्ड ड्यू फ्रॉम डेटर 15 लाख, और उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हुई थी जो 15 अप्रैल को क्लियर हुआ। तो ये बात भी हमें पहले से ही पता थी, इसलिए क्या है एडजस्टिंग इवेंट। एज्यूम दैट सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड
company management announced that it will restructure the operation of the company management plan to significant redundancies. तो restructuring of activities कह रहे assume that subsequent to year end के बाद restructuring हुई, तो पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए कौन सा इवेंट हो गया, नॉन एडजस्टिंग। तो इस टेंडर में एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग ही मेनली देखना रहता है। क्लियर हो गया पॉइंट। यहां पे एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि वेयर हाउस में वाटर लीकेज की वजह से बहुत नुकसान हो गया, और ये बात आपने जब रिसर्च कराए तो आपको पता चला कि उसमें वेयर हाउस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट था। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट तो पहले से ही था, हाँ या ना, पता बाद में चला, इसलिए वो एडजस्टिंग इवेंट है, तो आपको एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही। दूसरा कह रहा अगर ये मान के चलो कि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट की वजह से ना हुआ होता तो फिर वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता, क्या होता, नॉन एडजस्टिंग, फिर उसका क्या चला जाता, डिस्क्लोजर। तो उसी की जर्नल एंट्री करने के लिए कह रहे। अब इसमें एक और भी बात है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नुकसान हुआ है वो आपका एडजस्टिंग इवेंट की वजह से हुआ, बोलिए, बट जो इन्वेंट्री डैमेज हुआ उसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, इसलिए वो क्या है, नॉन एडजस्टिंग। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर इसमें वही था कि आपके पास में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग क्या होगा या डेट क्या निकलेगी अप्रूवल की। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर 21-22 आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट एंड वेयर सेंट ऑन 5 जून 2022 फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल टू द सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द सुपरवाइजरी बोर्ड अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 26 जून 22। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड available to the shareholder on 4 July 2022. The financial statement are approved by the shareholder in their annual general meeting on 18th August and filed to ministry on 19 क्या है 19 अगस्त। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कब अप्रूव किया था, बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कब अप्रूव किया। तो जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया वही डेट क्या मानी जाएगी, फाइनल डेट। Companies in litigation with income tax department with respect to allowability of certain exemption for 18-19 litigation है तो जानकारी तो पहले से ही है, हाँ या ना। No provision for tax has been made for disallowance of exemption of the company was bona fide belief based on legal opinion that it will succeed the litigation। आपको एडवाइज मिला है कि आप केस जीत जाएंगे इसलिए आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं की। और 21 अप्रैल 23 द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द कंपनी क्लेम। एडजस्टिंग इवेंट होगा, बोलिए, क्योंकि जानकारी तो पहले से थी ही। जेड लिमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला वही पुराना है, प्रोविजन के बारे में आपको जानकारी पहले से थी, इसलिए क्या है, एडजस्टिंग इवेंट। डी लिमिटेड एक्वायर्ड इक्विटी शेयर ऑफ अनदर कंपनी ऑन 1 मार्च एट 28 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ दिस शेयर ऑन 31 मार्च 35 लाख, और उसके बाद में फेयर वैल्यू आपकी चेंज होती रही। फेयर वैल्यू का चेंज होना एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता, वो तो बदलता रहता टाइम टू टाइम, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। फिर आ जाता है टी लिमिटेड वाज नेगोशिएशन विद बरन लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर टू एक्वायर लैंड। नेगोशिएशन किसी तरीके का इंफॉर्मेशन माना नहीं जाता। द नेगोशिएशन वेर कंडक्टेड ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो जब तक नेगोशिएशन एग्रीमेंट में ना आ जाए तब तक उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए ये इवेंट क्या हो जाएगा, नॉन एडजस्टिंग। बात समझ में आई। तो यहां एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से पता लगा सकते हैं। और ये 3 क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन रिवाइज कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बात समझ में आई। एक चीज जरूर ध्यान रखें, एग्जामिनेशन में जाने से पहले कोई भी एग्जाम आप एंटर कर रहे हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के, क्वेश्चन का आंसर लिख के जरूर जाएं, नहीं तो आपकी कितनी भी नॉलेज होगी आप एग्जाम में आंसर लिख नहीं पाएंगे। ड्राफ्टिंग में दिक्कत आएगी, लिखने का कुछ लिखा जाएगा कुछ, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।